Good afternoon, student. This is Richa again, and today we will continue the chapter Delhi Sultanate. So, in previous class, we read about how Delhi became center of ruling and how we get to know about these fact कि दिल्ली कैसे बनी हमारे रूलर्स की चॉइस एज अ सेंटर। और आपने पहले ये पढ़ा कि किस किस चीज़ों से कौन से इंस्क्रिप्शन से कौन से कॉइन से और कौन सी हिस्ट्री की पार्ट से आपको ये पता चला कि दिल्ली जो थी वो सेंट्रलाइज होने लगी थी और दिल्ली एज अ कैपिटल जो थे रूलर्स की चॉइस बन रही थी। नाउ in this session we will read from here the circle of justice. So students, what is circle of justice? तो जो जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, पहली क्लास में पढ़ा था कि तारीख जो थे ऑथर्स थे, एक लर्न मैन थे जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखा करते थे और वो अक्सर लिखते भी थे और रूलर्स को एडवाइस भी करते थे कि आपको इस तरह से रूल करना चाहिए और इस तरह से नहीं रूल करना चाहिए। तो उन्होंने एक सर्कल ऑफ जस्टिस करके एक रूल बताया जो कि किंग के लिए था। उस रूल में एक फ़कीर मुदब्बिर नाम का जो एक शख्स था, उसने जो 13th सेंचुरी में क्या लिखा था रूलर्स के लिए कि एक सर्कल ऑफ जस्टिस होना चाहिए। तो इस रूल को हम पढ़ लेते हैं ज़रा गौर से कि अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। उसने कहा था कि जो राजा है कभी भी अपने सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर सोल्जर्स नहीं होंगे तो राजा जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा और राजा अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। और एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और सैलरी के बिना सोल्जर नहीं काम करेंगे। अगर राजा होगा उसका सोल्जर नहीं होंगे और सोल्जर होंगे तो उसकी सैलरी भी होनी ज़रूरी है। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट, और सोल्जर्स की यानी कि सैनिक की जो सैलरी है वो पीजेंट्स यानी कि किसान के रेवेन्यू, जो किसान हमें टैक्स देता था, राजा को टैक्स देता है, उससे सैलरी कलेक्ट करते हैं और उसी से सोल्जर को दी जाती है। बट पीजेंट कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। और जो किसान है वो सिर्फ और सिर्फ तभी टैक्स पे कर पाएंगे जबकि वो एक बहुत ही खुशी वाली अच्छी सी फसल उगा रहे हैं और बहुत खुशी से दे रहे हैं। तो दिस हैपन्स व्हेन किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। और ये तभी होगा, प्रजा तभी खुश होगी, किसान तभी खुश होंगे जब राजा हमेशा न्याय की बात करेगा और एक ईमानदारी की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा। तो ये सब इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं कि राजा डिपेंड है सोल्जर्स पे और सोल्जर डिपेंड है सैलरीज पे और सैलरी डिपेंड है पीजेंट्स पे और पीजेंट्स डिपेंड है उनकी खुशी पर और खुशी डिपेंड है राजा पे। तो ये इंटरडिपेंडेंसी सर्कल ऑफ जस्टिस उसने एक सर्कल जैसा दिखाया कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल जो था वो फ़कीर मुदब्बिर के द्वारा बताया गया 13th सेंचुरी में। नाउ कम टू द पेज नंबर 33. Let's read the out. Keep the following additional details in mind. सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये डिटेल्स दिमाग में कौन कौन सी। फर्स्ट है ये, फर्स्ट क्या है इसमें फर्स्ट है द ऑथर ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। तो जो भी त्वारिक के राइटर्स लर्न मैन होते थे, त्वारिख लिखने वाले, वो हमेशा दिल्ली में ही रहते थे। वो उनका दूर दूर से गांव से बहुत ही कम कनेक्शन होता था, दूर दूर से गांव से कोई कनेक्शन नहीं होता था, या फिर कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड। और वो हिस्ट्री हमेशा एक मोटे रकम पाने के लिए राजा से लालच में लिखते थे हिस्ट्री। और थर्ड पॉइंट है, दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। अब बच्चों ये मेन बात है कि ये ऑथर्स जो थे, ये तारीख राइटर्स जो थे, वो हमेशा एक बताते थे राजा को कि दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए राजा को, एक बर्थ राइट का और एक डिस्टिंक्शन का। बर्थ राइट क्या होता है, इस पेज पे आप देख सकते हैं, ये इधर देख सकते हैं आप, बर्थ राइट।
तो बर्थ राइट क्या है? प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ. फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट नोबल इनहेरिटेड देयर राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज. तो बर्थ राइट मतलब जन्म से ही अधिकार, यानी कि जैसे ही कोई प्रिविलेज फैमिली में, कोई अच्छी फैमिली में जन्म लेता है, अच्छी क्लैन में जन्म लेता है, तो वो उसका अधिकारी हो जाता है वहाँ की वहाँ को रूल करने का. यानी कि जन्म लेना ही उसको रूल करना के लिए पर्याप्त है. यानी कि रूल, अगर वो जन्म लेता है तो वो रूल कर सकता है. तो ये उसका पहला रूल था जो कि त्वरिक ने लिखा था. फिर सेकेंड रूल था जेंडर डिस्टिंक्शंस. तो जेंडर डिस्टिंक्शंस क्या थी बच्चों? जेंडर डिस्टिंक्शन सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन. तो वो बताते थे कि जो औरतें हैं और आदमी हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. यानी कि बायोलॉजिकल और सोशली जो है, इन दोनों की जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग है. अगर कोई लड़की है तो वो रूल कर नहीं सकती है, और अगर कोई मैन है तो वो रूल कर सकता है. तो ये चीज़ें बताई गई समाज उन लोगों के द्वारा, त्वरिक्स के द्वारा, कि जो मैन है वो सुपीरियर है, मैन बढ़कर है वुमेन से, औरतों से. ठीक है, तो ये जो शिक्षा थी, इस टाइप की वो लर्निंग्स जो थी वो किंग को देते थे. नाउ come to the next paragraph of page number 33. In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. The chronicler of the age, Minhaj-e-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler. Nor were the noble happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne इन 1240. तो जो सुल्तान इल्तुतमिश की जो बेटी हुई रजिया, जो कि आपने अपने पहले ही पेज पे देखा था, ये देखिए, रजिया रजिया जो थी वो एक रूलर थी, जो कि एक लेडी थी, फीमेल थी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेंडर डिस्टिंक्शन थी, यानी कि बचपन से ये सोच थी कि लड़की जो है लड़कों से कमज़ोर है, या मैन जो है सुपीरियर है वुमेन के. तो जब रजिया सुल्तान आई तो क्या हुआ, तब इनको भले ही उसके जो जितने भाई थे वो उनसे ज़्यादा काबिल थी रूल करने में, लेकिन इनको ये पसंद नहीं आया कि वो रूल करे, और उसको अपनी गद्दी से हटा दिया गया, क्योंकि वो उनके हिसाब से क्या था, जेंडर डिस्टिंक्शन थी, क्योंकि औरतें जो हैं वो हमेशा आदमियों से कम ही हैं. तो इसीलिए रजिया को हटा दिया गया. अब वॉट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया. तो वो क्या रजिया के बारे में सोचते थे? मिनहाज सिराज thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her excellent qualities? तो मिनहाज सिराज ने बोला कि जो रजिया रूल कर रही हैं, ये जो है ये भगवान के ही विरुद्ध है. यानी कि भगवान ने हमेशा मैन को सुपीरियर ताकत दी है, और तो कैसे जो कैसे एक फीमेल जो है रूलर रूल कर सकती है? ये तो भगवान की क्रिएशन, यानी कि भगवान के ही विरुद्ध है, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ तो भगवान किसको देता है? मैन को देता है उनके अकॉर्डिंग. तो रूल नहीं कर सकती है रजिया. फिर क्या कहा? ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश. लेकिन रजिया सुल्तान ने जब भी रूल किया, उसने क्वाइंस पर ये साफ साफ मेंशन कर दिया कि वो किसकी बेटी थी? सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी. शी वाज कंट्रास्ट टू द क्वीन ऑफ रुद्रमन देवी. तो उसी कंट्रास्ट में, यानी कि उसी काल में, वो एक और जो रूलर थी, जो कि लेडी थी, जिनका नाम आप देख सकते हो बच्चों, जिनका नाम है रुद्रमा देवी. तो रुद्रमा देवी भी उस दौरान राज कर रही थी. ये है रुद्रमा देवी. और वो उन्होंने तो अपने आप को एक बॉय की तरह प्रिटेंड किया. उन्होंने कहा कि मैं बॉय हूँ, भले ही वो थी तो फीमेल, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा ही लड़का माना और लड़के के रूप में ही रही. और फिर एक और रूलर का, जो कश्मीर की रूलर थी, उनका भी आपको उल्लेख मिलता है उसी टाइम पे. उनका नाम था दिद्दा. तो दिद्दा मीन्स दीदी या एल्डर सिस्टर. And obviously
affectionate term given to a loved ruler by her subject। तो ये जो टर्म था दिद्दा जो था दिद्दी अ, वो कश्मीर में उनको दिया गया क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा रूलर थी और उनको सारे सब्जेक्ट्स जो उनकी प्रजा थी बहुत पसंद करते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हो फीमेल रूलर्स ने उस टाइम भी रूल किया जब इतने जेंडर डिस्टिंक्शन हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम पर भी। नाउ कमिंग on page number 34 we will read from here, from garrison town to empire the expansion of Delhi Sultanate। तो अब दिल्ली आपको जैसे पता चल गया कि दिल्ली तो एज अ सेंटर एज अ कैपिटल स्टैब्लिश हो गया था, रूलर्स वहीं पे रहकर वहाँ पे रूल कर रहे थे पूरे एम्पायर में। तो अभी बच्चों ये क्या है गैरिसन, फ्रॉम गैरिसन टाउन। तो गैरिसन क्या होता है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे गैरिसन क्या होता है। गैरिसन का मतलब है कि ऐसा एरिया जो कि फोर्टिफाइड है सोल्जर्स से, यानी कि ऐसा एरिया, फॉर एग्जांपल ये है आपकी दिल्ली, ठीक है, दिस इज योर दिल्ली, और ये हैं आपके सोल्जर्स। तो जहाँ पे ये रूलर दिल्ली में रूलर रहता था और इसके आसपास के इलाकों को फोर्टिफाइड कर दिया जाता था किंग से। सॉरी, आसपास का इलाका, किंग का इलाका सोल्जर से फोर्टिफाइड किया जाता था, तो इसको बोलते थे गैरिसन। तो ये जो ऐसी स्टेट, ऐसी सिटी जो कि आसपास सोल्जर से ऑक्युपाइड है, आसपास प्रोटेक्ट करी गई है सोल्जर से, ताकि कोई दूसरा जो रूलर है वो उस पर अटैक ना कर पाए। इस तरह से वो रूल करने लगे दिल्ली को, ठीक है। लेट्स रीड द paragraph. In the early 13th century of the control of Delhi, sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons। तो ज़्यादातर 13वीं शताब्दी में जितने भी रूलर्स थे वो दिल्ली सुल्तान में वो हमेशा एक गैरिसन की तरह ही रूल करते थे, यानी कि वो पहले अपना एक इलाका बना लेते थे, उसमें रहने लगते थे और उसको आसपास से सिक्योर कर लेते थे सोल्जर्स के ग्रुप से। और द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड। अभी हिंटरलैंड क्या होती है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हिंटरलैंड। तो हिंटरलैंड क्या थी, द लैंड एडजेसेंट द लैंड adjacent to a city or a port that supply it with good and services। वो ऐसी लैंड जो कि गैरिसन टाउन से एडजेसेंट है, उसी पे जहाँ पे वो राजा रहता है उसी के पास में, उसी से जुड़ी हुई है और वहाँ पे सारी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती है।